Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss another paper for NEET examination. ठीक है, पहले मैं पेपर को अपलोड कर देता हूं आपको, फिर उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा. ठीक है, पेपर कंप्लीट केमिस्ट्री का पेपर है जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल उसके बराबर क्वेश्चन लिए गए हैं इस लगभग. ठीक है, तो आप इसको देखें. 45 क्वेश्चन आपके आते हैं. कंप्लीट पेपर मैं आपको डाल देता हूँ, की भी डाल रहा हूँ, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा. ओके, ये देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो तब आप. इनकरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. ठीक है, अब समझो आप, ये जो होता है पीसीसी, क्या नाम है पूरा? प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट. इसमें 1 पार्ट CrO3, 1 पार्ट प्रीडीन एंड 1 HCl. इसकी क्या खास बात है कि ये प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है. टर्सरी पे एक्शन नहीं करता. ठीक, और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता. तो ये तो साहब सेकेंडरी एल्कोहल है, कीटोन में कर दिया. ये प्राइमरी है एल्डिहाइड में. करेक्ट. ये है साहब HiO4. ये क्या करता है? क्लीवेज ऑक्सीडेशन करता है. ध्यान रखना, क्लीवेज ऑक्सीडेशन. क्लीवेज ऑक्सीडेशन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ठीक है, कौन सा? जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो सकते हैं, OH हो सकते हैं, ग्लाइकोल हो सकता है, इस तरह से. तो आप तो क्या किया करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करके एक एक OH जोड़ दो. तो ये तो बन गया साहब आपके पास में एसिटिक एसिड यानी MECOH. और इधर आपको पता है कि एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर करके एल्डिहाइड. तो ये भी सही लिखा हुआ है. तीसरा फिर पीसीसी. पीसीसी के बारे में फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. प्राइमरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? आपको एल्डिहाइड में कर दिया. लेकिन अब ध्यान रखना कि ये जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है. जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया है, तो यही इनकरेक्ट है. अगले को और देख दो. पीसीसी प्राइमरी एल्कोहल, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में. डबल बॉन्ड को एज इट रहने दीजिए आप, इसलिए थर्ड इनकरेक्ट है इसका. क्वेश्चन नेक्स्ट. रिएक्शन दे रखी है आपको. एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 60 एंड मोलर मास ऑफ ए 90. ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब ए है आपके पास में रिएक्टेंट. तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का अकॉर्डिंग टोटल मास कितना रहना चाहिए था आपके पास में? टोटल वेट 1 मोल के बराबर. ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का. एल्फा 1 + एल्फा n-1 इक्वल्स टू थ्योरेटिकल मास जो आपको दे रखा है 1 मोल का होता है, और अपॉन कौन सा? एवरेज मास. ठीक है, अब आपको n क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट. तो 2 है यहाँ पर. तो ये मतलब हुआ आपके पास में एल्फा इक्वल्स टू 1 को इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा. तो ये आता है m थ्योरेटिकल माइनस m एवरेज अपॉन m एवरेज. m थ्योरेटिकल कितना दे रखा है? 90. एवरेज कितना है? 60. अपॉन कितने से डिवाइड कर लो? 60 से. तो ऊपर हो गया साहब 30 और 60, तो आपके पास में 50% यानी 0.5 हो गया एल्फा. ठीक, ये मोल कंसेप्ट में भी आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एवरेज मास, और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी रिलेशन आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी और एवरेज मास का. ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए बफर सॉल्यूशन मिक्स्ड इन 1 लीटर. तो पहला है 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 1 मोल क्या बना हुआ है? HCN. तो इसका मतलब है कि साहब आपके पास में वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, दोनों खत्म हो गए. तो ये भी बफर होता है, क्योंकि अब आप इसमें H+ आयन डालो तो ये रिएक्शन कर लेगा. आप यदि बेस ऐड करोगे तो ये कर लेगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में. ठीक है, 1 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ½ मोल ऑफ HCl. तो अब इसकी रिएक्शन देखो, ये तो 1 मोल है और HCl का क्या चीज है? ½ मोल. यानी ये तो हो गया था अब लिमिटिंग रिएजेंट. तो मिक्सर के अंदर आपके पास में एक तो वीक बेस सॉल्ट बन जाएगा इसका, एक तो क्या बचेगा? वीक बेस, ये रहा 0.5, और एक उसका कंजुगेटेड एसिड. इसका मतलब ये भी है बफर, बेसिक बफर है. नेक्स्ट है 2 मोल ऑफ फिनोल और 1.5 मोल ऑफ NaOH. अब देखो, फिनोल वीक एसिड है और उसके 2 मोल लिए हैं, तो ये भी बफर है. आप समझो, वीक एसिड होना चाहिए और उसका कंजुगेटेड बेस होना चाहिए और NaOH. रिएक्शन का है तो सोडियम फिनेट बन जाएगा. क्या बन जाएगा? सोडियम फिनेट और वाटर. इसके कितने? 2 मोल, और इसका कितना? 1.5. यानी फिर ये LR है, तो सॉल्यूशन में 0.5 मोल तो रहेगा वीक एसिड, और 1.5 मोल बन जाएगा आपके पास में कंजुगेटेड बेस. है इट इज ऑल्सो बफर, एसिडिक बफर. तो सबके सब बफर है. आंसर है ऑल ऑफ दीज. क्लियर? विच वन?
कंटेन ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो समझते हो ना कि जो कि मास और साइज पर डिपेंड नहीं करती, जैसे प्रेशर नहीं करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी नहीं करता है, और आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं करता है। तो ऑल आर कैसी हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, प्रेडिक्ट इनकरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है ब्राइन विद प्लेटिनम का एनोड और मरकरी कैथोड। तो ब्राइन किसको कहते हैं आप बताओ मेरे को? NaCl के एक्वा सॉल्यूशन को, कंसंट्रेट होता देखा जाए तो। एक तो प्लेटिनम का एनोड का मतलब इनर्ट है, तो एनोड पे आपके पास में दो चीज थी, एक तो OH और एक क्लोराइड, ऑक्सीडाइज हो सकते थे। तो आपको पता है ना कि क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल कहते हैं इसको, ठीक है, आपकी बुक में भी दे रखा है। तो एनोड पर तो क्लोरीन और कैथोड, सो अच्छा मरकरी का यदि कैथोड हो तो ध्यान रखना ओवर वोल्टेज की वजह से ही हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं होती, क्या डिस्चार्ज होता है इसके अंदर? सोडियम, और क्या बना लेता है? सोडियम अमलगम। तो यहाँ पर होगा कैथोड पर सोडियम, सोडियम अमलगम मिलेगा हालांकि। तो ये सही लिखा हुआ है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सिल्वर नाइट्रेट का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो फिर देखो आप ध्यान से, तो नाइट्रेट का तो आपको पता है ऑक्सीडेशन होगा नहीं क्योंकि +5 में, तो यहाँ पर भी आप OH आयन का ही ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एनोड पर तो वही ऑक्सीजन गैस आएगी। अच्छा कैथोड पर आपको पता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE से ज्यादा है सिल्वर का, इसलिए ये सिल्वर आएगा कैथोड पर, सही लिखा हुआ है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का मतलब वही इनर्ट है। तो एक्वा सॉल्यूशन का मतलब फिर वही समझो आप, तो सल्फेट आयन एक तो और एक OH, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? OH आयन का, तो इससे तो ऑक्सीजन गैस आएगी। और कैथोड पर क्या होगा आपके पास में? अब कोई काम नहीं लगा रखा है मरकरी का, ध्यान रखना। तो H+ आयन का रिडक्शन होगा सोडियम का, नहीं, इसलिए कौन सी गैस बनेगी? H2, ये भी सही लिखा हुआ है। अब देखो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद प्लेटिनम। तो अब जब बात करेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की, तो एक्वा सॉल्यूशन में एनोड पर तो वही ऑक्सीजन आएगी, लेकिन कैथोड पर H2 गैस नहीं आएगी, क्योंकि कैथोड पर उस स्पीशीज का रिडक्शन होता है जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा हो या रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, इसलिए कैथोड, तो ये गलत है। H2 गैस नहीं, क्या आता है यहाँ पर? कॉपर, फोर्थ ऑप्शन। PCl5 इक्विलिब्रियम 10 मोल, नियोन ऐड कर दिए कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए। देन तो अब आप ध्यान से देखो, जब आप कांस्टेंट प्रेशर रख के इनर्ट गैस मिलाओगे, नियोन का मतलब क्या मिलाओगे? इनर्ट गैस। प्रेशर रखना है आपको कांस्टेंट, इसका मतलब अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। और ले चैटेलर प्रिंसिपल ये कहता है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिससे प्रेशर इंक्रीज मींस मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, PCl5 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। इनर्ट गैस की एप्लीकेशन है कांस्टेंट प्रेशर पर। अब कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस आप मिलाओगे तो अंदर के जो स्पीशीज है उनका प्रेशर कम। और ले चैटेलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्वेशन को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना इक्विलिब्रियम को जिधर मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हो, जिससे प्रेशर बढ़े, ठीक है, फॉरवर्ड में। क्वेश्चन 7, विच इलेक्ट्रॉन हैज हायर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आप ध्यान रखना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है, जिसका फॉर्मूला क्या है? किस पर डिपेंड करता है? L पर, L+1, और यहाँ आता है H/2π। तो L एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसकी ज्यादा उसका ज्यादा आता है, तो F के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। S के लिए आपको पता है 0, P के लिए 1 एजीमुथल, D के लिए 2 और L के लिए कितनी आती है? 3। तो सबसे ज्यादा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आता है F का इनमें। क्लियर? विच क्वेश्चन 8, इन विच कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज +3। अब इसमें जो नाम लिखे हैं ना, मैंने आपको समझा देता हूँ, वो आपकी NCERT की बुक को आप पढ़ना, ठीक है, क्योंकि नेमिंग आप क्या जल्दी जल्दी में याद कर लेते हो और कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो आप भूल जाते हो कौन सा होता है। आप जैसे लिखा हुआ है फॉस्फोनिक एसिड, आप पता है फॉस्फोनिक एसिड किसको कहते हैं? H3PO3 को, फॉस्फोरस एसिड को ही फॉस्फोनिक। आगे लिखा हुआ है फॉस्फीनिक, अब फॉस्फीनिक किसको कहते हैं? H3PO2 को। और ये क्या है? फॉस्फोरिक, ये था आप जानते ही हो, H3PO4 को कहते हैं। और हाइपोफॉस्फोरस वो BC को कहते हैं, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आएगी फॉस्फोनिक में। क्लियर? व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन? तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया Ki, क्योंकि ये क्या है? Mn को रिड्यूस कर देता है एल्कलाइन मीडियम में, किसके अंदर? +4 में। अब इसकी बात करते हैं, ये खुद ऑक्सीडाइज होता है किसके अंदर? एल्कलाइन मीडियम में। याद रखना जो Ki ये कन्वर्ट हो जाता है आयोडेट आयन में, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। I का यहाँ पर -1, ये कन्वर्ट होता है साहब किसके अंदर? +5 में।
एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 6 एंड इट्स एक्स फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर होगा 6। केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है केमिकल काइनेटिक्स से। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसका के दे रखा है आपको m पर सेकेंड। डिसअपीयरेंस द डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 20 सेकेंड, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है। तो इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन, ये जीरो ऑर्डर के लिए देखो के दे रखा है आपको कितना 0.02। टाइम कितनी बार पूछना चाहते हैं 20 सेकेंड बाद, मल्टीप्लाई कर लो 20 से। ए नोट कितना दे रखा है आपको 0.8। क्या आ जाएगा आपके पास में कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, तो ये 0.4 हो गया, इधर लिया तो 0.4 ही बच जाएगा आपके पास में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन फिर यही है, आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप रेड प्योर एचआई के बारे में सुनो। ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए कोरस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, सफिशिएंट हाइड्रोजन देता है, जितना भी ऑक्सीजन है सब वाटर के फॉर्म बाहर निकल जाता है। जैसे इसके अंदर एक CH3, ये CH3, ये कार्बन भी CH3 में सही बना हुआ है। इसी तरह से ये सब के सब एल्केन में ये भी हट जाएगा, हाइड्रोजन देगा, ये भी हट जाएगा, और एक ये कार्बन CH3 में सही बना हुआ है। ठीक उसी तरह से ये दो कार्बन है, ध्यान रखना कैसा है ये COCH3, तो साइड चेन में कितने कार्बन, दो, यहाँ पर भी साइड चेन में एक, तो ये भी एल्केन। ठीक है, अच्छा ये LiLH4 है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये हाइड्राइड देता है, इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड को तो एल्कोहल में बदल देता है, एल्कीन पर अटैक नहीं करता, ध्यान रखना। हाइड्राइड एल्कीन को रिड्यूस नहीं करेगा, इसलिए इनकरेक्ट ये चार। ठीक, जो यहाँ पर इसको भी रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसे ध्यान रखा करो। करेक्ट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग, अब डेंसिटी होती है, वैसे तो देखो आपको बताऊं एल्केन की डेंसिटी एक से कम होती है ऑलवेज, ठीक है, यानी लाइटर देन वाटर, लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है तो डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा ऑक्टेन की, फिर हेप्टेन की, फिर नेक्सेन की, और सबसे कम पेंटेन की, समझ गए। तो ऑक्टेन 3 से देखो देखो 3 2 4 1, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 समझने का है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट दे रखे ए। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 520, सेकंड दे रखी है 73040, और थर्ड दे रखी इतनी। तो वैसे तो आपको पता है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। अब आप इन वैल्यू को देख के ये बताएंगे कि इस एलिमेंट ए के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है कितने। तो मच डिफरेंस देखो, तो फर्स्ट और सेकंड में मच डिफरेंस, इसका मतलब ए के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका 1। अब आपको यदि ये रिएक्शन करता है फ्लोरीन थे तो फ्लोरीन फ्लोराइड बनाता है, ऑक्साइड से बात करोगे तो इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो A2O, नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो ऐसे नाइट्राइड बन जाएगा A3N, तो सभी पॉसिबल है ये वाले। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन, तो अब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा याद करो, हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से पूरी पीरियोडिक टेबल में लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, आंसर सेकंड। क्वेश्चन 15, विच गैसेस मिक्सर गिवन टू द स्कूबा डाइवर्स। अब ध्यान रखना स्कूबा डाइवर्स की क्या समस्या आती है कि जब वो बहुत नीचे चला जाते हैं वाटर में तो प्रेशर हाई हो जाता है, हाई प्रेशर पर एयर ज्यादा डिजोल्व हो जाती है ब्लड में, तो N2 की ज्यादा अमाउंट एक तो टॉक्सिक इफेक्ट रखती है, ठीक है। दूसरा जब वो वापस रिटर्न होते हैं सरफेस पर तो जो ज्यादा एयर डिजोल्व हो जाती है ब्लड में वो बाहर निकलते हैं, तो कैपिलरीज में एयर बबल्स बनते हैं, जो पेनफुल कंडीशन होती है उसको कहते हैं बैंड्स। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए लाइटर गैस हीलियम मिला देते हैं, और नाइट्रोजन की अमाउंट कर देते हैं कम और ऑक्सीजन की बढ़ा देते हैं। ऑक्सीजन की लगभग 32%, ये हीलियम करीब 12% के आसपास ऐड कर देते हैं, बाकी 52% के आसपास आपके पास में नाइट्रोजन। उससे क्या होता है कि हीलियम के हैं, हीलियम बहुत कम सोल्यूबल है, तो होमोजीनियस मिक्सर तो बन ही जाता है, इसलिए हीलियम बहुत कम सोल्यूबल, यानी ये मिक्सर कम सोल्यूबल होता है ब्लड में, इसलिए नाइट्रोजन का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता और बैंड की प्रॉब्लम कम आती है। विच स्पीसीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम। देखो अब आप पहले में ClO3 माइनस, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बनाओ और एक कहीं से ले रखा है, इसलिए इसके पास लोन पेयर ओनली 1 है क्लोरेट आयन के पास। दूसरा HCF4, केवल 2 लोन पेयर हैं, और जीनोन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो बॉन्ड बना रखे हैं, ये रहा। sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर होती है वैसे 2 लोन पेयर।
तीसरे के अंदर SF4 में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि 6 होते हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। अगले को देखो आप, आयोडेट आयन को, ट्राई आयोडेट आयन है, ठीक है। उस आयोडेट आयन की बात करेंगे ना, तो इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। 2 तो आयोडीन जोड़ दो साइड में ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए। अब साहब आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चार्ज लिख रखा है नाइट्रोजन पे नेगेटिव, इसलिए ये है sp3d है, लीनियर ज्योमेट्री है, और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर यही आएगा। क्वेश्चन 17 दिखाता हूं। फॉर्मूला ऑफ द पोटेशियम डाइसाइनिडो बिस ऑक्जिलेटो न्यूक्लिएट सेकेंड। तो सबसे पहले तो पोटेशियम लिख लीजिए, फिर से आप कॉम्प्लेक्स बनाओ। बिस लिखाना जरूरी नहीं था, अलग ही लगा हुआ है, बाकी कोई खास ऐसी जरूरत नहीं थी। सेंट्रल एटम में निकेल, डाइसाइनिडो का मतलब 2 CN लगाओ, बिस ऑक्जिलेटो का मतलब 2 ऑक्जिलेट लगाओ, और अब इस पे चार्ज निकालो। चार्ज निकालेंगे, निकिल की +2, साइनाइड की -2, और ऑक्जिलेट की होती है -2, और -2 ये तो -4। तो ये चार्ज हो गया आपके पास में -4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो K4 1 को लिखने की आपको जरूरत नहीं। फर्स्ट आंसर ये लो। आगे लिख रखिए, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर ऑफ निकोजन फैमिली रेस्पेक्टिवली। निकोजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर ग्रुप नंबर 15 को कहते हैं, वो तो नाइट्रोजन डाइएटोमिक है, और सेकंड मेंबर फॉस्फोरस है, जो जिस मोस्ट कॉमन फॉर्म में होता है उसकी बात की जाती है। हालांकि रेड फॉस्फोरस वगैरह तो पॉलीमेरिक फॉर्म मिलते हैं, उससे मतलब नहीं है। मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी होती है? व्हाइट फॉस्फोरस। किस क्या एटोमिसिटी है? 4, इसलिए 2 और 4। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 19। इलेक्ट्रोलाइसिस किया है सोडियम सॉल्ट का। अब आप देखो इधर ध्यान से, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। आप देखो कार्बन काउंट करता हूं, 1 2 3, तो ये है आपके पास में एल्केनोइड आयन है, 3 कार्बन, तो ये CH2 के, यानी ब्यूटेनोइड आयन है। मैं आपको समझा देता हूँ। एनोड पर जाएगा, ऑक्सीडेशन करा देना, फ्री रेडिकल में बदलेगा, इलेक्ट्रॉन को कर दो बाहर एनोड पर, और ऑक्सीडाइज होके साहब ये कन्वर्ट हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, या जिसे आप फ्री रेडिकल भी कहते हो, जिनके अंदर फिर फर्दर ये ऐसे बन गया। इसके अंदर होगा साहब होमोलिटिकल फिजन, तो ये CO2 तो बाहर निकल जाएगी, आपको समझा देता हूं। और ये क्या बन जाएगा? 3 कार्बन का फ्री रेडिकल ऐसे। अब दूसरे से डाइमराइज होगा, इसलिए 6 कार्बन की एल्केन बनेगी, यानी एनहेक्सेन। 1 2 3 4 5, समझ गए? एनहेक्सेन बनती है। फ्री रेडिकल को डाइमराइज करा दिया करो। ये सब आपके पास में क्या था? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 20 दिखा रहा हूँ आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 20। बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ और नहीं, केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, देखो। क्वेश्चन नंबर 20 समझो, इसकी एक एक चीज समझाता हूं आपको। ये है साइक्लोहेक्सीन, ये रो। इसका क्या कराया आपने? ओजोनोलाइसिस कराया, जिंक डस्ट डाल के। तो आपको पता है कि ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड ओ में बदल जाता है, यानी आपके पास में अब जो कंपाउंड है वो है 1 6, 1 और 6 पाएगा, 2 एल्डिहाइड हेक्सेन डाइएल। देखो एक बार समझो, ये है आपके पास में, ये 6 कार्बन थे ना इसके अंदर, 1 2 3 4, तो यही CH2 और ये भी CHO में, ये भी CHO में। क्लियर हो गया ना? ये है आपके पास में कंपाउंड ए है ये। फिर क्या कर दिया? डाइल्यूट बेस डाल के हीट कर दिया। तो दोस्तों बहुत अच्छी रिएक्शन है, आपको समझा देता हूं। डाइल्यूट बेस डाल के जब हीट करते हैं, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में ये एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हीटिंग थे। तो अब आप क्या करो, एक कार्बन का अल्फा कार्बन से H निकाल के न्यूक्लियोफाइल बनाओ, और उस न्यूक्लियोफाइल को इस दूसरे कार्बोनिल ग्रुप पे अटैच कराओ। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो रिंग बनेगी 5 मेंबर, 1 2 3 4 5। तो इस पे H तो जुड़ जाएगा, H बॉन्ड खोलना, इसी का H तो इस ऑप्शन पे, और कार्बन ये, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। ये रह जाएगा CHO, और यहाँ पर आ जाएगा OH। देखो जिस जगह से मैंने CHO जोड़ा ना, इस कार्बन को जहाँ पे CHO जोड़ा वो नंबर है सपोज 1, ये कार्बन 2, ये 3, ये 4 और 5। तो 1 2 3 4 5, 5 पर था आपके बाद में कार्बोनिल ग्रुप, जो इस तरह से हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। फिर क्या कर रखा है? हीट कर रखा है। हीट करने पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। तो आप क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल को OH तो यहाँ से, और H इस जगह से बाहर निकालेंगे, ये कंपाउंड बना आपके पास में B। अब पढ़ के देखते हैं, देखो आपको बताना करेक्ट। कंपाउंड बी विल बी साइक्लोहेक्सीन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सीन नहीं है, साइक्लोपेंटीन।
कंपाउंड बी विल बी साइक्लोपेंटीन कार्बेल्डिहाइड, एक तो ये थर्ड ऑप्शन सही है, फर्स्ट तो गलत है ही। कंपाउंड ए विल बी, ए की बात कर रहे हैं, ये वाला ए जो बना हुआ है, क्या लिखे हुए हैं, ए विल बी साइक्लोहेक्सिन ओजोनाइड, ओजोनाइड नहीं तो ब्रेकिंग हो गया, ओजोनोलाइसिस भी हो गया, वाटर भी कर रखा है, ठीक है। तो आपके पास में आंसर केवल कौन सा आया, थर्ड, बढ़िया क्वेश्चन था। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन की एक रिएक्शन थी ये, ठीक है। पहले मैंने कार्बोनिल कंपाउंड बना लिया, एक ही कंपाउंड के अंदर दो कार्बोनिल ग्रुप आ गए थे, डाइल्यूट बेस डाल के हीट करोगे तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का। देखो प्रोपाइन, सोडियम और मिथाइल ईथर, पहले तो आपको बता देता हूँ प्रोपाइन, जो ये टर्मिनल एल्काइन होती हैं, इनमें होता है एसिडिक हाइड्रोजन, तो सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल जाएगी और आपके पास में ये बनेगा सोडियम सॉल्ट। अब न्यूक्लियोफाइल बन गया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराओ, एसएन रिएक्शन होगी इसकी, ब्रोमाइड है जिससे, तो आपके पास में कंपाउंड बना ट्यूब्यूटाइन। अब समझो आप, यानी ए कंपाउंड ट्यूब्यूटाइन है, अब उस पर एक्स डाला है जिससे बनी है बी। अब कमेंट सुनो आप, पहला, इफ एक्स इज लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार समझते हो ना, जिसमें सिन एडिशन और पार्शियल रिडक्शन होता है एल्काइन का, देन हाइड्रोजिनेशन प्रोडक्ट ए इज सिस एल्कीन, सही है, सिस एल्कीन ही बनेगी, ठीक है, सिस टू ब्यूटेन लिख सकते हो। इफ एक्स इज सोडियम और लिक्विड अमोनिया, बर्स रिडक्शन के जैसे जैसे लिथियम लेते हैं अपन बेंजीन में, इफ एक्स इज सोडियम और लिक्विड अमोनिया देन हाइड्रोजिनेशन प्रोडक्ट ए इज ट्रांस एल्कीन, सही है, ये भी ट्रांस ही बनता है, समझ गए। तीसरा, ए विल बी सिस टू ब्यूटाइन, सिस टू ब्यूटाइन सिस ट्रांस थोड़ी बोला जाता है, ये क्या चीज है आपके पास में, ए है तो सही लेकिन सिस ट्रांस नहीं बोलते, बस क्या बोलते, ब्यूटाइन, ये गलत है, इसमें यही पूछा है इनकरेक्ट, तो सिस नहीं होती है, केवल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। आगे, इफ एक्स इज H2 एंड पीडी यानी कैटालिटिक रिडक्शन, देन प्रोडक्ट ए इज, देन प्रोडक्ट ऑफ ए इज एन ब्यूटेन, तो ए का प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन बदल जाएगा, यानी ए को जब आप रिएक्शन कराएंगे एक्स और H2 तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट ऑफ ए इज एन ब्यूटेन, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट नहीं होता, पार्शियल रिडक्शन नहीं होता, कंप्लीट होता है, और एल्काइन किस में बदल जाते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन में, तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन गलत था, समझ रहे हो मेरी बात। नेक्स्ट, सेकंड क्या, थर्ड, थर्ड ऑप्शन कि ए विल बी सिस टू ब्यूटाइन, सिस ट्रांस नहीं होती ब्यूटाइन, थर्ड ऑप्शन गलत है, बाकी ये सब सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट, और देखो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक एक स्टेप को समझा करें आप कि क्या हुआ था एक्चुअल में। सबसे पहले बेंजीन पर, ये रही बेंजीन, और उस पर प्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई। अब प्रोपाइल क्लोराइड आपकी चॉइस है, एन प्रोपाइल लिखो, आइसो प्रोपाइल लिखो, कुछ भी लिखो, एन प्रोपाइल लिखेंगे, आइसो प्रोपाइल लिखेंगे, तब भी आपको पता है फ्रीडल कार्प रिएक्शन है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्यूमीन ही बनेगा, समझ गए। तो साहब ये बन गया आपके पास में क्यूमीन। अब आगे सुनो, एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन कराई पहले तो आपको पता है कि जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन जिसके अंदर वो पूरी की पूरी चेन, तो ये कंपाउंड पहले मैं लिख देता हूँ, रुको, क्योंकि उसमें पूछे जाएंगे ना आपसे। तो ए कंपाउंड तो है क्यूमीन, लो जी। बी कंपाउंड, पहले तो कंप्लीट चेन को एसिड में कन्वर्ट कर दो विद रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम, डाइल्यूट उसका सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट बनता है एल्काइन मीडियम में, डाइल्यूट एसिड करके और फिर उसका एसिड बना लो, तो आपके पास में बी है बेंजोइक एसिड, बी बेंजोइक एसिड है ये। अब क्या करना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराओ तो कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा, और उसका ड्राई डिस्टिलेशन है, कार्बोनिल कंपाउंडों की रिएक्शन है, तो जब कैल्शियम सॉल्ट, देखो ये वाला, ये बन गया कैल्शियम बेंजोएट, दो ले लेना, ऐसे ऐसे थोड़ा ऊपर करता हूं, ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास में, कैल्शियम बेंजोएट, एसिड बेस रिएक्शन हो गई अपने आप ही। और जब आप इसको ड्राई डिस्टिलेशन करते हो तो आपको पता है CaCO3 बाहर निकल जाता है, इसलिए आपके पास में बेंजोफिनोन बनेगा, ये प्रोडक्ट है लास्ट का इस रिएक्शन में जो C लिखा हुआ है, क्या बनेगा, बेंजोफिनोन। अब पढ़ लेते हैं, देखो पहला, कंपाउंड ए विल बी क्यूमीन, सही है, कंपाउंड बी विल बी बेंजोइक एसिड, ये भी सही है, कंपाउंड सी विल बी बेंजोफिनोन, बिल्कुल सही, ऑल आर करेक्ट। एक एक रिएक्शन को नोट कर ले ध्यान से। तो सबसे पहले फ्यूटल कार्प एल्काइलेशन थी जिससे क्यूमीन बनती है, फिर उसका जो साइड चेन है उसका ऑक्सीडेशन है एल्कलाइन KMnO4 से, जिसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है, वो कंप्लीट साइड चेन चेंज हो जाती है एसिड में विद इर्रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर उसमें एसिडिक मीडियम डाल के एसिड बना लेना, क्योंकि बेसिक मीडियम में वो सॉल्ट में रहता है।
ठीक है। उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से एसिड बेस रिएक्शन का ड्राई डिस्टिलेशन। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट एक देखो, क्वेश्चन 23, ये भी ऑर्गेनिक का है, बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं देखो। सबसे पहले मिथाइल साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराइए। ये था मिथाइल साइनाइड, कई बार दे चुका हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपके पास में CH3MgI, ये न्यूक्लियोफाइल होता है मिथाइल। पाई बॉन्ड को खोलो और हाइड्रोलाइसिस करा देना, जिससे आपके पास में पहले तो बनेगा एसीटोन। देखो इधर C डबल बॉन्ड, इस पर तो लग जाएगा ये CH3 और बॉन्ड रह जाएंगे साहब आपके पास में 2, और इस पर जुड़ जाएगा MgI। फिर जब हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो फाइनल इसका बनता है एसीटोन। ये बन गया एसीटोन। कौन सा प्रोडक्ट है ये? ए। अब इस पे रिएक्शन कराइए Cl2 और NaOH की। अब पहचानो इसको, क्या कहते हैं आप इसको? हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोजन और बेस की प्रेजेंस में। तो एक कंपाउंड तो बन जाएगा CHCl3, और बाकी जितने भी इसके अंदर कार्बन है उसका एसिड बना के उसका सोल्ट बनाया करो, सोडियम वगैरह। तो यानी क्लोरोफॉर्म और सोडियम सोल्ट बनेंगे। अब पढ़ देता हूँ, इनमें बी और सी में से ये बी कोई भी हो सकता है। तो कंपाउंड ए, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड ए है आपके पास में कौन सा? एसीटोन। इसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं शो करता एसीटोन। अमंग बी एंड सी, वन इज स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, बिल्कुल क्लोरोफॉर्म की स्वीट स्मेल होती है, एनेस्थेटिया में काम लिया जाता है, एनेस्थेसिया में। ठीक है, बी एंड सी, अमंग बी एंड सी, वन ऑफ देम गिव्स इथाइलिन विद सिल्वर, नहीं कोई सा भी नहीं देता, क्योंकि सिल्वर के साथ में इथाइलिन नहीं, क्या बनती है? एसिटिलीन बनती है। बिल्कुल, क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर के साथ जब हीट करते हैं तो क्या बनती है? एसिटिलीन, इथाइलिन नहीं, इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 कहते हैं। ठीक है, ऑल आर करेक्ट, तो गलत हो गया ये। तो आपके पास में केवल सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी एक ऑर्गेनिक का, देखो क्वेश्चन नंबर 24। टू फ्लोरोब्यूटेन, तो अब आप इसको भी देखो। टू फ्लोरोब्यूटेन की जब एल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन कराते हैं तो इसके अंदर इलिमिनेशन रिएक्शन है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? हॉफमान एल्कीन, क्योंकि इवन CB टाइप के यानी कंजुगेटेड बेस के करेक्टर आ जाते हैं। एल्कोहलिक केओएच से इसकी रिएक्शन कराओ, एल्कोहलिक केओएच से कराएंगे तो क्या बनती है इसके अंदर? हॉफमान एल्कीन, यानी मेजर प्रोडक्ट बनता है आपके पास में फर्स्ट ब्यूटीन, जो लेस स्टेबल होती है। ध्यान रखना, क्योंकि इसका क्या है, जो फ्लोरीन है इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो सबसे पहले H+ आयन बाहर निकलता है, क्योंकि बनने हुए एनायन को ये स्टेबलाइज कर देता है, इसलिए एनायन के करेक्टर आते हैं। तो प्राइमरी एनायन ज्यादा स्टेबल होता है बजाय सेकेंडरी, तो इसे मत बनाना। फिर उसके बाद में H बाहर निकल जाए, ये F बाहर निकल जाता है, बनेगी फ्लोरीन। क्या बनेगी? फर्स्ट एल्कीन या फर्स्ट ब्यूटीन। पहला देखो बात, ये बनी मेजर, उस पर HBr पर की रिएक्शन करा दी। एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है, आपको पता है, पर में। तो साहब यहां पर बन जाएगा फर्स्ट ब्रोमो ब्यूटेन, और फिर कोबाल्ट फ्लोराइड और DMF रिएक्शन को जानते हो इसको? स्वार्ट्स रिएक्शन, मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये कौन सी बनेगी आपके पास में? स्वार्ट्स रिएक्शन, और उसमें ब्रोमीन और क्लोरीन का रिप्लेसमेंट मेटल किससे हो जाता है? फ्लोराइड से। फ्लोरो एल्केन बनती है, तो ये बन जाएगा फर्स्ट फ्लोरोब्यूटेन। अब पढ़ लीजिए आप, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। कंपाउंड एसो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करता साहब, क्योंकि फर्स्ट ब्यूटीन नहीं करती, टू ब्यूटीन करती है, गलत हो गया। कंपाउंड बी इज टू ब्रोमोब्यूटेन, गलत है साहब, टू ब्रोमो नहीं, फर्स्ट ब्रोमोब्यूटेन है, एंटी मार्कोनिक ऑफ है। कंपाउंड सी विल बी फर्स्ट फ्लोरोब्यूटेन, फर्स्ट फ्लोरोब्यूटेन, ये सही है आपके पास में, इसलिए आंसर ओनली एंड ओनली थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन 25 को भी देखो आप, कंसेप्शनल क्वेश्चन है। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ ड्यूटेरोमीथेन इज फास्टर देन मीथेन। अब आप समझो, अब आप देखो, जब आप फ्री रेडिकल इसका सब्सटीट्यूशन कराते हो ना, तो इस पे जो सबस्ट्रेट है एल्केन, उस एल्केन पर अटैक होता है एक्चुअल में हेलोजन फ्री रेडिकल का, इनिशिएशन में बन जाता है, सेकंड स्टेप है, इसको आप RDS भी कहते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कार्बन का इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, होमोलेटिकल फिजन, और एक तो बन जाता है आपके पास में मिथाइल फ्री रेडिकल, और बनता है साथ में HCl। यानी कुल मिलाकर आपको समझने वाली बात है कि जब एल्केन पर अटैक करता है फ्री रेडिकल Cl वगैरह का, तो ये होमोलेटिकल फिजन होता है। अब एक तो बात करते हैं अपन किसकी? मीथेन की, और एक बात करते हैं ड्यूटेरोमीथेन की। तो ध्यान रखा करो कि हैवी आइसोटोप की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है,
बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है तो फिजन इजी नहीं होता, इसलिए रिएक्शन स्लो होती है आइसोटॉप में। तो अब समझो आप कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ ड्यूटेरोमीथेन इज फास्टर देन मीथेन, गलत हो गया साहब। फिर दूसरा, सी डी बॉन्ड ऑफ टेट्रा ड्यूटेरोमीथेन इज स्ट्रॉन्गर देन सी एच बॉन्ड इन मीथेन, बस सही है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही था, पहला गलत, इसलिए आंसर फोर्थ। ये साहब आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड का कौन सा रिडक्शन बोला जाता है, हाइड्रोजन का एल्कलाइन मीडियम में वुल्फ किस्नर, जो किस में बदल देता है, एल्केन में, तो इसको एल्केन में कन्वर्ट कर दो, और डबल बॉन्ड वगैरह कुछ मत करना, समझ गए। क्वेश्चन 27 है, इसमें भी पूछा है कि इनकरेक्ट रिएक्शन और मैच, ठीक है। तो ये एसिड हैलाइड की PDBSO4 के प्रेजेंस में कराते हैं हाइड्रोजनेशन, तो एल्डिहाइड तक बनती है रिएक्शन, रोजेनबॉन्ड रिडक्शन कहते हैं, जहां पर बेरियम सल्फेट क्या काम करता है, कैटालिटिक पोजीशन के जैसा। ये इसका रिडक्शन कराओ पहले तो SnHCl, और फिर स्टीफन रिएक्शन है जिसमें पार्शियल रिडक्शन होता है, फिर हाइड्रोलाइसिस, एल्डिहाइड बनता है, सही है। दूसरा, जिंक अमलगम HCl जो कि COCH3 कार्बोनिल कंपाउंडों को एल्केन में बदल देता है, क्या कहते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन, सही। बेंजीन का रेड PHI से साइक्लोहेक्सेन, ये रिएक्शन भी गलत है, पहली बात तो रिडक्शन नहीं होता इस कंडीशन में, और बर्स रिडक्शन नहीं करते। बर्स रिडक्शन यदि कराना है तो लिथियम प्लस लिक्विड अमोनिया या सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया से कराया जाता है, जिसमें क्या बनती है आपके पास में, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन बनती है, तो यही गलत था इसके अंदर, इनकरेक्ट मैच, बाकी सही है सब। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो 28, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एक बार ध्यान से प्रॉपर्टीज को संबंधित रखते हुए। एक तो सिस टू ब्यूटीन है, ये तो सिस टू ब्यूटीन समझना, ये फर्स्ट तो है सिस टू ब्यूटीन, और सेकेंड है ट्रांस टू ब्यूटीन। पहला डाइपोल मोमेंट फर्स्ट का ज्यादा होता है सेकंड से, सही बात है, क्यों भाई, आपको पता है ना कि डाइपोल मोमेंट तो पोलरिटी है, तो ये एक ही साइड लगे हुए हैं, एक ही प्लेन में प्लस आई के यहाँ पर अपोजिट में, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो x.0 भी आ जाता है। ठीक है, दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का ज्यादा है, क्योंकि जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, पोलरिटी उसमें लिक्विड में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है, वो भी सही है, क्यों, क्योंकि जितना सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है उतना पैकिंग ज्यादा होती है सॉलिड स्टेट में, मेल्टिंग पॉइंट के लिए सॉलिड को मेल्ट करना है, इसलिए पैकिंग चेक करनी पड़ती है। स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होती है बजाय सिस से, तो इसलिए यहाँ पर गलत था, तो थर्ड ऑप्शन चेक करो, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी, ट्रांस की, बाकी ये पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 29, A and B आर टू आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, यानी कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। क्या खास बात है, दे फॉर्म साइनोहाइड्रिन, तो कंफर्म हो गया। क्या है साहब की कार्बोनिल कंपाउंड है, साइनोहाइड्रिन तो एडिशन प्रोडक्ट है इनका, आपको बता दूं कार्बोनिल कंपाउंडों के एडिशन प्रोडक्ट का कॉमन नेम है साइनोहाइड्रिन। अब क्या खास बात है कि ए मेक व्हाइट क्रिस्टल्स विद सोडियम बाई सल्फाइड, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ व्हाइट क्रिस्टल बना लेता है, लेकिन बी नहीं बनाता, ए एंड बी। अब नहीं बनाने वाले के बारे में समझ लो आप। अब आप ध्यान रखना, कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए मिथाइलेटेड यदि कीटोन होता तो बना लेते हैं एलिफेटिक में, समझ रहे हो हमारी बात, अदरवाइज नहीं बनाते। इसलिए ये कन्फर्म है कि जो आपके पास में बी कंपाउंड है, इसी फॉर्मूला का ध्यान रखो, C5H10O, ये बी कंपाउंड है। ये तो कोई भी एल्डिहाइड लिख सकते हो या मिथाइलेटेड कीटोन, तो फर्स्ट ही आंसर सही है। ये तो क्या लिख दो, कोई एल्डिहाइड पेंटेनल, और बी क्या लिखो, 3 पेंटेनो, ये वाला, ये नहीं बनाएगा, क्लियर, फर्स्ट आंसर। यही खास बात है ध्यान रखने की। देखो फिर है, विच वन इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेंशन्ड प्रॉपर्टी, पहला दिख रखा है डाइपोल मोमेंट का, तो जब पहले वाले में पहला पॉइंट है डाइपोल मोमेंट का, जैसे फर्स्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आता है आपको पता है, मिथाइल क्लोराइड का। फिर डाइक्लोरो को कम हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109 के आसपास होते हैं, 90 से ऊपर, इसलिए नेगेटिव। फिर 3 एक दूसरे को कम करते हैं, इसका 0, तो पहले का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट 4 का, फिर 3 का, तो ये सही लिखी हुई है पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरे में लिखा हुआ है साहब क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो है वाटर का, यानी 4 का, सही है लाइन। फिर अमोनिया का, क्योंकि अब आप देखो ये अमोनिया, फॉस्फीन और आर्सिन ये एक ही ग्रुप के हैं। वैसे तो मोलर मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखो कि नाइट्रोजन अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा। वाटर में तो एसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड भी, इसलिए तो वाटर लिक्विड फॉर्म में भी रहता है अमोनिया गैस है। ठीक, तो पहले 4 का, फिर अमोनिया का, ध्यान से देखो, पहले सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, 4 का, फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, फर्स्ट का, फिर उसके बाद आर्सिन का, फिर फॉस्फीन का, ये भी सही लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट है सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन। अब आप एसीटोन है ध्यान रखना, एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है, कोवेलेंट,
तो कोवेलेंट कंपाउंडों में जिसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा वो ज्यादा सॉल्युबल होता है अकॉर्डिंग टू लाइक डिजो लाइक प्रिंसिपल। इसलिए एसीटोन में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए ये फर्स्ट, फिर उसके कम, फिर उसके कम, और ये सबसे कम। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही गलत दे रखा है। चौथा, बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मास ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सब ज्यादा इसका, फिर फोर्थ का, फिर थर्ड का, फिर सेकंड का, और फिर फर्स्ट का। ये सब सही। थर्ड ऑप्शन गलत था, इनकरेक्ट पूछा है आपसे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31। 31 को मैं 2-3 बार दे चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप नीट में गलत ना करें। ठीक है, इसमें पूछा है कि विच वन इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हाई स्पिन पता है किसे कहते हैं? कि उस आयन फ्री स्टेट में, जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता हो ना, फ्री स्टेट आयन में अनपेड इलेक्ट्रॉन जिस फॉर्म में है वो बनाता हो, और कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, तो उसे कहते हैं हाई स्पिन। और यदि कम हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स में तो उसे क्या कह देते हैं? लो स्पिन। तो क्रोमियम +3 के, +3 में ध्यान रखना, क्रोमियम +3 के सभी ऑक्टेडल कंपाउंड हाई स्पिन ही होते हैं। क्रोमियम +3 के सभी ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? हाई स्पिन। क्योंकि फ्री फॉर्म बेरी सेंटर पर भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स में भी 3 मिलेंगे, इसलिए आप आंसर देंगे सेकेंड। क्वेश्चन 31, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एटॉमिक नंबर 6। कोई एलिमेंट है 6 का, तो कार्बन है वो, सीधी सी बात है। क्या है एटॉमिक नंबर 6 पे? क्या है? कार्बन। पहली लाइन इसमें लिखा है 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दियर एटम। नहीं साहब, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 और 2p2। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। गलत है साहब, गलत है, 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, उस रूल से भरोगे आप। हाँ, एक्साइटेड स्टेट में पूछे वो बात दूसरी होती है, तो ऐसे कहाँ पूछा है? एटम का तो ये रहता है ग्राउंड स्टेट में, तो गलत। इट इज पी ब्लॉक एलिमेंट, सही है। दूसरा, इट मेक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, नहीं, मॉलिक्यूल नहीं बनाता ये तो, या तो ग्रेफाइट फॉर्म में रहता है, आपको पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हैं 2D, या डायमंड वगैरह, या फुल रिंग, तो डाई टेट्रा एटॉमिक तो नहीं बनाता फॉस्फोरस जैसा। आंसर केवल सेकंड सही है, बाकी सब गलत। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग, हाँ ये लिख रखा है कि पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर कितने का? 16 और पीरियड 4 का, यानी चालकोजन फैमिली हो गई। तो चालकोजन की फैमिली के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8, फिर 8 ऐड कर दिया करो, सल्फर का कितना हो जाएगा? 16, फिर 18 ऐड करो तो 34 हो जाएगा। ऑप्शन सल्फर, सिलेनियम नाम है उसका, 34। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34 बताता हूँ, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है 34। When one Faraday charge pass through the acidic water, then volume of gas at STP evolve at एनोड। तो एनोड पे पहले तो ये बताओ कौन सी गैस आएगी? जब वाटर का आयोनाइजेशन होता है ना, तो ये 2 गैस बनती हैं, वो आयन बनते हैं। तो ये तो जाता है कैथोड पर, ठीक है, और ये जाएगी था एनोड पर। एनोड पर क्या बनती है आपके पास में? O2 बनती है, और बाकी वाटर। तो 1 फेराडे से, ध्यान से देखो, 1 फेराडे से किसी भी स्पीसीज का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही डिस्चार्ज होता है, और हाइड्रो ऑक्सीजन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने के बराबर होता है? 8 ग्राम के बराबर। O2 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट 8 ग्राम के, याद करो, याद करो। और 8 ग्राम का मतलब हो गया दोस्तों 1/4 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, इसलिए आंसर आएगा 5.6 लीटर। क्लियर? 1 फैराडे थी। क्वेश्चन है AB3 का कोई टाइम मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट कितना है उसका? 0, और हाइब्रिडाइजेशन उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। ए का जो एटॉमिक नंबर है 21 से कम है, तो BF3 वगैरह ही ले लो जिसका डाइपोल मोमेंट भी 0 आ जाए। क्यों भाई? AB3 का मतलब 3 जोड़ देना उससे। तो आप आंसर, जैसे सपोज मैंने BF3 ले लिया, ठीक है, डाइपोल मोमेंट भी 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। क्वेश्चन नेक्स्ट 36, एक कोई रिएक्शन दे रखी है जिसकी डेल्टा यू दे रखी है, क्या पूछे? डेल्टा एच, तो ये रिलेशन होता है। एंथैल्पी स्टैंडर्ड में वैसे लिखोगे, एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज इक्व प्लस डेल्टा NG/RT, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये भी स्टैंडर्ड बोल देना। ये तो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी था? -10 किलो जूल। प्लस का साइन लगाएंगे। अब इस रिएक्शन में डेल्टा NG देखो, प्रोडक्ट में 2 गैस हैं, रिएक्टेंट में 3 है, तो यहाँ पर डेल्टा NG कितना हो गया? -1। R की वैल्यू 8.31, क्योंकि यहाँ पर किस में वैल्यू दे रखी है? किलो जूल में, तो किलो जूल में ये लिखना, डिवाइड कर लेना 1000 से, और टेम्परेचर लिखना केल्विन में, 300 ही दे रखा है। सोल्व कर लो इसको, तो आपके पास में आंसर 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 12.49 के आसपास। ठीक, विच आइसोमेरिज्म डज नॉट एक्सीड बाय द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कौन सा नहीं करता? पहला देखो, अब आप समझो, अब ये कॉम्प्लेक्स है ना, आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया करो। कैसे लिख सकते हो? देखो मैं आपको बताऊं, M
ये तो है Br, और ये क्या है En। En को तो बाइडेंटेड लिगेंड है, ऐसे लिख दिया। एक बी टाइप का लिगेंड, एक सी टाइप का लिगेंड, ये तो लगा रखे हैं आपने दो, एक बी है एक सी है। ऐसा कोई कंपाउंड है जिससे आगे समझने के लिए, आगे ब्रोमाइड आयन है और अंदर वाटर है, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए तो क्या करना, ब्रोमीन एक ही लेकर आना इस लिगेंड को, और एक्वा लिगेंड को आगे कर दो, एक Br बचेगा ना, इसलिए रह जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अच्छा, लिंकेज के लिए एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, जिससे क्या कि डिफरेंट डोनर साइड, वो नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये नहीं शो करता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा, बाइडेंटेड लिगेंड है, सिस फॉर्म कर देगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से स्टार्स बना ही सकते हो, तो लिंकेज नहीं शो कर सकता। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन समझिए, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है 38। थर्मोडायनेमिक्स के कई क्वेश्चन दे चुका हूँ मैं, इसमें ध्यान रखना, एक्सटेंसिव इंटेंसिव और ये सब इसी के थे, ध्यान रखा, प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, एक ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 38। ऐसे दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ इथेन। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एटोमाइजेशन होता क्या है, कि एक मोल को किस में कन्वर्ट करना हो, इथेन गैस में मिलती है, आइसोलेटेड गैसेस एटम में, तो उसे कहते हैं एटोमाइजेशन एंथैल्पी, तो 6H बनेंगे। अब इसमें देखा जाए तो ये जो वैल्यू थी ना आपके पास में कितनी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी आपको मालूम करनी थी इथेन की, व्हाट इज द एटोमाइजेशन एंथैल्पी। इसके अंदर आपको यानी कुल मिलाकर एक तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा था, और 6 CH बॉन्ड। अब एक कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी तो दे रखी है आपको 84, और मीथेन की एटोमाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है 396, और उसमें 4 बॉन्ड थे, तो एक CH बॉन्ड की एनर्जी आ गई था अब आपके पास में यहां से, कितनी हो गई ये, 99 हो गई शायद। ठीक है, तो 99 एक बॉन्ड की है, और इथेन में कितने बॉन्ड ब्रेक करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करो इसको, ये तो CH की, इस वैल्यू को ऐड करो, तो आपके पास में एटोमाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगी किसकी, इथेन की। देख चेक करके देख लेना आप इसको, मेरे ख्याल से आंसर थर्ड ही आएगा शायद, देख लो एक बार चेक करके देख लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39। तो ये जो मीथेन की एटोमाइजेशन एंथैल्पी थी ना, उससे आपके पास CH बॉन्ड की एनर्जी आ गई थी, और CC की दे रखी थी। क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है और बेंजीन का, ये इसमें 1.8 ग्राम क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, डिजोल्व कर दिया 90 ग्राम बेंजीन में, बॉइलिंग पॉइंट हो गया था 354। तो कितना इलिमिनेशन हुआ था, पॉइंट, ये शुरू में बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 3.2, और ये हो गया इतना, तो 0.8 इलिमिनेशन हुआ। के बी कितना गिवन है आपको, के बी दे रखा है बेंजीन का 2.5। कितने ग्राम डिजोल्व किया था कंपाउंड, 1.8। मोलर मास आपसे पूछा है, कितने में डिजोल्व किया था, 90 ग्राम में। ये था मोलेलिटी का फॉर्मूला, ये होता है, देखो आपको बता दूं, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू N, और मोलेलिटी एरी, समझ गए, पर केजी में। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, मोलर मास, सोल्व कर लेना, मोलर मास आ जाएगा आपके पास में 62। क्वेश्चन नेक्स्ट, कैलकुलेट वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट विच रिएक्ट विद 50 ml ऑफ 1 H2SO4। तो देखो आप लो ऑफ इक्विवेलेंस लगा दिया करो, एसिड बेस रिएक्शन है, मेटल कार्बोनेट बेसिक होते हैं H2SO4 से, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट दे रखे हैं, आप ध्यान रखो, ऐसे फॉर्मूला है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, जैसे मैं कहता हूँ मैग्नीशियम कार्बोनेट इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ये दे रखे हैं। इसका पूछा था अब आपसे वेट, तो क्या होता है ये, ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट होगा, मैग्नीशियम का तो 12 होता है, कार्बोनेट का 30 होता है, इसलिए मैग्नीशियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट है 42, इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू दे रखे था 0.1 m, एक्स फैक्टर 2 कितना था ये 50 ml, डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये भी आपके पास में फॉर्मूला है, पता है ना ग्राम इक्विवेलेंट का, याद करो क्या है, NV ml अपॉन 1000, ये भी ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट तो आपको दे रखा है, वेट आपसे पूछा है, आंसर आ जाएगा 40.42। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 42। तो इनको थोड़ा सा आप चेक करो और ग्राम इक्विवेलेंट लगा दिया करो, लो ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। हाइपोक रिएक्शन कराई जिससे सोडियम आयोडाइड बना और सोडियम टेट्राथायोनेट, बस यही पूछा है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में निकाल लो, सोडियम की होती है 1, ऑक्सीजन की होती है -2, तो प्लस में आ जाएगी 2.5। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 देखो, स्ट्रोंशियम सल्फेट का KSP आपको दे रखा है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन 0.1 m, कॉमन आयन इफेक्ट है, तो आपको पता है कि KSP इक्वल्स टू H इंटू C आता है, सॉल्युबिलिटी पूछिए, तो KSP अपॉन C क्या है, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1, KSP दे रखा 1.6 इंटू 10⁻⁹, कॉमन आयन कंसंट्रेशन 0.1, ऊपर कर दो तो 1.6 इंटू 10⁸ आंसर आ जाएगा फास्ट। क्लियर,
फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। वॉल्यूम पूछा है 0.2 m KOH का, नीडेड टू बफर सॉल्यूशन है 0.4 पॉइंट इतने का 50 ml एसिटिक एसिड में ऐड करने के लिए, ठीक है, जिससे पीएच सॉल्यूशन की आ जाए कितनी 4 पॉइंट। तो सीधी सी बात है साहब, एसिटिक एसिड में जब NaOH ऐड करोगे, बफर बनाना है तो एसिडिक बफर बनेगा एसिटिक एसिड में, NaOH ऐड कर KOH ऐड करने पर। तो एसिडिक बफर का फॉर्मूला होता है pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आपको पीके भी दे रखा है, आप ध्यान रखना एसीटेट का। तो आपको पता है रिलेशन है कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर के लिए, pKa प्लस pKb इक्वल्स टू pKw। pKw ये होता है 14, ये आपको दे रखा है, इसलिए pK की वैल्यू आ जाएगी 4.74। अब देखो pH भी 4.74 है और pKa भी कितना है 4.74 है, प्लस इसका मतलब मैक्सिमम बफर है, उसमें कंसंट्रेशन बराबर करनी होती है। फिर भी मैं आपको इसको सोल्व कर देता हूँ, प्लस इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, तो ये 0 इक्वल्स टू आएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अच्छा, लॉग बेस 10 लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 10। अच्छा, किसी की पावर 0 हो तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, वीक एसिड की। 1 इक्वल्स टू सॉल्ट की क्या कंसंट्रेशन है आप समझो आप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ KOH प्रिपेयर टू बफर सॉल्यूशन ऑफ 50 ml ऑफ एसिटिक, तो बनेगा ना उसका वॉल्यूम का, तो सॉल्ट बनेगा आपके पास में कितना ऐड किया है 0.2 m, मान लीजिए वॉल्यूम था V, ये हो जाएगा V टोटल। नीचे यहाँ पर कितना था, किस में ऐड किया आपने, एसिड में, कितना था 50 ml, कंसंट्रेशन कितनी थी साहब 0.2, और ये क्या हो जाएगा V टोटल, ये तो कैंसिल, ये V आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया मैंने, 1 इक्वल्स टू 0.2 अपॉन ये वैल्यू कितनी हो गई है 10, तो ये V 0.2 इंटू V, तो V इक्वल्स टू हो गया था 10 अपॉन 0.2, आंसर कितना हो गया आपके पास में 50 ml। भाई ये मैक्सिमम बफर बोलते हैं 50 ml। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन 44 देखो एक बार। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है 4 ईयर्स, कैलकुलेट डीके कांस्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, और रिलेशन है कि कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू ln2 अपॉन हाफ लाइफ, ठीक है। ln2 की वैल्यू होती है 0.693, हाफ लाइफ कितनी दे रहा है 4 ईयर्स, तो डीके कांस्टेंट भी इतने ईयर्स इनवर्स, फर्स्ट आंसर ईयर्स इनवर्स, ठीक है, टाइम इनवर्स में आता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, जो कि ज्यादातर स्टूडेंटों ने गलत किया है, कॉपी चेक करने पर पता लगा मुझे, ठीक है, लेकिन आप समझो इसको। पूछिए हाईएस्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, तो मैं आपको एक बात तो क्लियर कर देता हूँ, जब भी लिमिटिंग की बात करते हो तो कोई वीक होता ही नहीं, सबके सब क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100% आयोनाइज्ड, सबके सब क्या है 100% आयोनाइज्ड। और मैंने आपको एक लाइन लिखा रखी है, स्पेशल टाइप की माइग्रेशन मेथड की वजह से H+ आयन की कंडक्टिविटी सबसे, जितने भी आयन चाहे कैटायन हो एनायन हो, सबसे ज्यादा, इसलिए आंसर आप यही देना एसिटिक एसिड। कोई पूछे तो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कोई वीक नहीं होता, सबके सबका अल्फा 1 मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं 100% आयोनाइज। और यदि सॉल्यूशन में H+ आयन हो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस H+ आयन, ग्रोथस मैकेनिज्म थी स्पेशल काइंड की माइग्रेशन मेथड होने की वजह से H+ आयन की कंडक्टेंस ऑल कैटायन एंड ऑल एनायन, जितने भी कैटायन जितने भी एनायन उसमें सबसे क्या होती है हाईएस्ट, इसलिए इसको आप तैयार करो, अगली क्लास में और पेपर में आपको डालूंगा। बंद करता हूँ, ठीक है, ओके बाय।